नमस्कार, स्वागत है आपका दिल की बात में। आज हम आपको दिल की बात में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो हर दिल अजीज़ हैं, अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच बेहद मशहूर हैं। हमेशा चेहरे पे मुस्कान लिए हुए राणा रणधीर सिंह। आइए मिलते हैं राणा रणधीर सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बात में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी शख्सियत जो है, लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी शख्सियत आपके इस प्रोफेशन से मेल नहीं खाता। नहीं, ऐसा है आज़ाद जी, मैं समझता हूँ कि कोई काम जो आप करते हैं, अब ये एक परसेप्शन हो सकता है। राजनीति में लोगों को लगता है कि भाई एक अलग तरह का परसेप्शन कुछ के इधर के दिनों में लोगों का बना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं योग ध्यान से बचपन से जुड़ा रहा। 7वीं क्लास में था तब से योग की शिक्षा मिल गई, तो योग के महत्व को भी समझता हूँ, ध्यान को भी समझता हूँ। तो इस नाते शांतचित्त रहना, स्थिर रहना और लोगों से जुड़कर लोगों की सेवा करना, तो सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये स्वभाव मेरा बना रहा। तो इस नाते जो एक परसेप्शन इधर के दिनों में एक नेताओं को लेकर जो था कि भाई बहुत आक्रामक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखना चाहिए, तो ये हो सकता है कि नहीं, हमारे मित्रों को लगता होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप शांतचित्त रहकर, व्यवस्थित रहकर, ऑर्गेनाइज रहकर अब लोगों तक ज़्यादा बढ़िया तरीके से पहुँच सकते हैं। और मैंने एक प्रयोग किया और मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग मेरी दृष्टि में बड़ा सफल रहा। या इधर के कालखंड में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका आप जीवन देख लें, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका देख लें, तो इनका एक प्रभाव भी रहा। और हम जिस जिले से आते हैं, चंपारण से, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही और मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने वाली धरती है हमारी। मेरे दादाजी जब गांधी जी आए थे तो तीसरी बुनियादी स्कूल की स्थापना हमारे मधुबन में हुआ, गांधी जी ने किया था। तो कुछ संस्मरण उनके, कुछ कहानियाँ उनकी, और उनको पढ़ के, और जितना ज़्यादा आप गांधी जी को पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये जो ह्यूमिलिटी है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और ये आपको अंदर से, जिसको बोलते हैं चमनप्राश खाने से आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो विनम्रता है, ये आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, आपको दृढ़ता देती है, आपको दूरदृष्टि भी देती है और काम करने की एक अद्भुत ताकत देती है। मुझे लगा कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम बना कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता भी बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। और अब तो मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए तो बिल्कुल ये अच्छा चीज़ है। किसी बात का मलाल रह गया हो कि मंत्री रहते हुए आप ये काम कर देते? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं इसको समझता हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में मंत्री बनने का अवसर मिला। और मैं सबसे कम उम्र का मंत्री था। और सच पूछते हैं तो मुझे मैं पार्टी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को, जिसने मुझे चुना और ये जिम्मेदारी दी। तो मैंने उसी गौरव के भाव से, सौभाग्य के भाव से कि भाई एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उस नाते मैंने काम शुरू किया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एक तो ये गाँव से, किसानों से, आप 130 करोड़ की आबादी वाला अपना देश है और इसमें 80, 90, 95 करोड़ लोग किसान हैं, खेती बाड़ी से अपना लालन पालन करते हैं, सामाजिक सरोकार पूरा करते हैं। तो इस नाते मुझे लगा कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उनकी सेवा में कुछ चीज़ें जोड़ सकूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कई काम जो बहुत समय से लंबित थे, हम लोगों ने प्रयास किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा, मैं कहूँगा कि जिन विषयों को मैं उनके पास ले गया वो बिल्कुल होते चले गए। और मुझे बड़ी खुशी है कि थोड़े से 3 वर्ष के कालखंड में हम लोगों ने जैसे धान अधिप्राप्ति के कार्य में गति लाने का काम किया। विपक्ष में रहने के कारण हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया था कि पहले किसान भाइयों के धान के अधिप्राप्ति का जो रजिस्ट्रेशन होता था वो 1 नवंबर से होता था और अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से शुरू होता था। तो एक तो किसान भाइयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, शुरू में IT के फील्ड में जाने पर थोड़ी परेशानी रहती थी। हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया था कि भाई सरकार रजिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं कराती। तो आप सोचिए कि मुझे अवसर मिला, तो मैंने पहला प्रश्न अपने प्रधान सचिव महोदय से किया, अमृतलाल मीना जी थे। हमने कहा कि भाई जो 1 दिसंबर से हम किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं धान की अधिप्राप्ति के लिए, हम 1 आध महीना पहले, या रेलवे के जैसे टिकट 3 महीना पहले बुक हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। और मुझे खुशी है कि मेरी पूरी टीम ने, सहकारिता विभाग की पूरी टीम ने मीना जी के नेतृत्व में एक स्वर में कहा कि सर कर सकते हैं। और इसको हम लोगों ने 1 नवंबर के बजाय 17 सितंबर कर दिया। और ऐसे ही जब एक बार इसकी चर्चा और हम लोग डिपार्टमेंट में कर रहे थे तो हमारे दूसरे प्रधान सचिव है, उन्होंने कहा कि सर और पहले कर सकते हैं। तो अब तो हम लोग अगस्त के बाद ही से कर देते हैं।
और ये रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अफरा तफरी नहीं है, बहुत इत्मीनान के साथ किसान भाई अपना धान अधिप्राप्ति का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस छोटे से कालखंड में सबसे ज़्यादा धान अधिप्राप्ति हुआ कोरोना संकट के काल में। 20 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की अधिप्राप्ति हम लोगों ने कराई। हम लोगों ने जो गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य बंद था उसको शुरू कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं उनके पास गया और उनसे सहयोग मांगा। ठीक है, उसकी गति धीमी है, लेकिन धान और गेहूं हम लोगों की मुख्य फसल थी, तो गेहूं अधिप्राप्ति का भी हम लोगों ने शुरू करा दिया। आगे किसान भाइयों की मांग मक्के के लिए और दलहन के लिए भी है, उसको भी हम लोगों ने चर्चा में लाने का काम किया है। मेरा सवाल था कि आपको कोई मलाल रह गया कि ये काम भी रहते और ये जरूरी था, इसको मुझे कर देना नहीं, चाहिए? बिल्कुल मलाल नहीं रहा। जितनी जिम्मेदारी मतलब मिली आपने जो सोचा वो सारा काम कर दिया। कर लिया, और काम तो फिर ठीक है, आगे मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन कोई मलाल नहीं है। सहकारिता विभाग में इस सर्वविदित है कि माफिया राज रहा है, लोग हावी रहे हैं इस पर, तो इससे आप कैसे निपटे? देखिए, बड़ा सरल नियम है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कहते हैं, तो मैं, आपने ये बात रखी तो मैं 2 पंक्तियाँ इसके लिए पढ़ूंगा। कहते हैं कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, गौरतलब रहे कि देश अपना गांव में बसता है। देखिए, हमारे अपने ही लोग हैं ना। और एक चीज़ और आपको कहूँ कि इस फिलॉसफी के साथ अगर आप काम करते हैं कि भाई हमको गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम करना, उसकी जगह पे खड़े होकर, और जो दीनदयाल जी ने कहा था कि भाई समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो, इस भाव से जब आप काम करते हैं तो ये जो अपने समाज के लोग हैं, जिसको हम लोग, आप कभी माफिया कह लें या फिर कह लें कुछ गलत तत्व कभी हावी हो जाते हैं, लेकिन जब उनको भी आप समझेंगे कि भाई ये भी समाज के हिस्से हैं और इनको भी साथ लेकर चलना, ये बताते हुए कि भाई सही जो चीज़ है और समाज का जो अंतिम आदमी है, जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसके हित में काम करना है और उसकी हकमारी करेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे। तो एक मेरी बहुत स्पष्टता थी कि भाई ये तो किसान से, गांव से जुड़ा विभाग सहकारिता, इसमें बड़ी मदद हम लोगों को इस नाते मिली कि आपको बताऊं कि आज से 2005-06 में जो हमारा सहकारिता को आगे बढ़ाने वाला जो बहुत मजबूत यूनिट होता है गांव के लेवल पे, वो पैक्स होता है। और अपने बिहार में करीब 8,463 पैक्स, उनके मेंबरों के माध्यम से इस सहकारिता मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसको ये भी कहते हैं कि भाई सहकारिता जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि एक सब के लिए और सब फिर एक के लिए। तो आपको सबको साथ लेके चलना ही है। कि पहले जो 2005-06 में मात्र 36 लाख सदस्य थे, आज के दिन में 1,20,00,000 मेंबर हैं और 36 लाख तो केवल महिलाएं हैं। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात कहता हूं कि जिन जगहों पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है वहाँ चीज़ें थोड़ी कम गड़बड़ी कम होती। अब आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे घर है आपका, अव्यवस्थित रहता है, लेकिन महिलाएं आ गई, पत्नी आ गई, घर में लक्ष्मी आ गई, तो घर व्यवस्थित हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जो मेंबरशिप अभियान में महिलाओं को बड़ा एडवोकेट किया कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। पहले तो ये किया कि भाई घर घर से मेंबर आए और उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 36 लाख अब सिर्फ महिलाएं हैं, किसी ज़माने में टोटल मेंबर ही हमारे 36 लाख थे, तो ये चीज़ें जो आप माफिया कर रहे हैं वो डाइल्यूट होगा और हमको इससे काफ़ी मदद मिली। चीज़ें हर आदमी के पास जब गई तो सभी को योजनाओं का लाभ मिलने लगा। तो पहले क्या था कि कुछ एक लोग ही जो योजनाओं के लाभ ले लेते थे। और पहले आप ये भी बात मुझे कहते हुए, कोई इसमें आप सब जानते हैं, पत्रकार मित्र हैं, कि पहले पैक्स हो या सहकारिता का जो मुख्य यूनिट था वो कोई व्यक्ति विशेष के हाथ में रहता था, जिस पर आप इंगित कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मेंबरशिप बढ़ाकर। तो इससे बड़ा सहयोग मिला। कहाँ 36 लाख, कहाँ 1,20,00,000। आज सहकारिता विभाग में पैक्सों के मेंबर हैं और उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। तो पारदर्शिता आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से ये इसका एक आयोग बना दिया, निर्वाचन आयोग बन गई, एक अलग नियमावली बन गई, चुनाव के मापदंड तय कर दिए, सबको एक सिस्टम जिसको कहते हैं व्यवस्थित किया चीज़ों को। तो जब व्यवस्था हो गई तो अव्यवस्था खत्म हो गई। इससे हम लोगों को उन लोगों के साथ भी काम करने में कठिनाई नहीं हुई। ये आपके कार्यकाल में ये सुधार हुआ, लेकिन अभी तो वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभी भी वो तत्व जो है हावी है। नहीं, देखिए, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में कर दिया था। कोई प्रक्रिया जो सुधार में शुरू होती है तो एक दिन में तो कुछ होता नहीं।
तो प्रक्रिया 2008 में शुरू हुई, हम लोगों ने इसको गति देने का काम किया। जनहित का कोई ऐसा कार्य जिसे मंत्री रहते हुए आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? लेकिन जब मुझे अवसर मिला जनप्रतिनिधि के नाते तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि करीब 150 ग्रामीण सड़कों का जो सरकार की स्कीम थी, बढ़ चढ़ के हम लोगों ने उसका निर्माण करवाया। अटल जी की जो दूरदृष्टि वाली योजना आई, सड़कों को सड़कों से जोड़ना, और गाँव में PMGSY की सड़कें बनने लगी, तो हम लोग जैसे जो पिछड़े इलाके के लोग, जो मधुबन जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा, जो बाढ़ से प्रभावित रहने वाला क्षेत्र, वहाँ हर गांव में सड़कों का निर्माण हुआ। अब आप जब पूछते हैं तो मुझे 2-4 सड़कें प्रक्रिया में हैं, लेकिन मैं चाहता था कि उसको भी मैं बनवा लूँ। अब बन जाएगा, लेकिन एक कालखंड में जब आप बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में, तो उन कुछ सड़कों का निर्माण अभी प्रक्रिया के तहत है। स्क्रू पाइल पुल्स 5 हमारे यहाँ बचे हैं, कई पुलों का निर्माण, 7-8 पुलों का तो निर्माण हम लोगों ने करा है, लेकिन अभी भी गिनती करके सुदूर इलाकों में जहाँ जहाँ स्क्रू पाइल पुल है उसकी संख्या 5, वो भी हम लोगों ने प्रक्रिया में डलवाई हुई है। तो उन पुलों को भी RCC पुल में कन्वर्ट करवा लेना। और कुछ पंचायत हैं, गांव हैं, जो सड़कों के मामले में अभी भी अनटच्ड हैं, तो वो मुझे दिखता है, और मुझे लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर उन जगहों को भी काली सड़क हो जाए, अच्छी सड़क हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी लगे कि विकास हो गया। मधुबन की सीट NDA की कंफर्म सीट मानी जाती है, किसका प्रभाव माना जाए, बीजेपी का या आपका? देखिए, तो पार्टी बड़ी होती है और पार्टी माँ की तरह होती है। मेरा बस इतना ही सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मधुबन से जीत दिला पाया, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की जीत है। राजनीति में आना क्या आपकी रुचि थी या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आपने इस ओर कदम बढ़ाया? नहीं, देखिए, राजनीति में आना कोई रुचि कहेंगे तो ऐसी रुचि नहीं थी। मैं तो योग, ध्यान और आयुर्वेद का एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाना अभी भी चाहता हूँ, लेकिन ये संयोग था, पिताजी के चुनाव में काम करने का अनुभव हुआ, और काम करके जब मैं अपनी नौकरी पर लौट गया तो हफ्ते भर बाद पिताजी का फ़ोन आया कि राजनीति में अमूमन नेताओं के बच्चों का विरोध होता है, तुमको लोग ढूंढ रहे हैं, तो आके काम करना चाहिए। और एक तरह से शुरुआत 2004 के लोकसभा चुनाव में, मैं पिताजी के लोकसभा चुनाव में काम करने आया था। 2-3 महीने मैंने काम की थी छुट्टी लेकर। काम के बाद पिताजी की जीत हो गई, मैं लौट गया अपने नौकरी पर। लेकिन हफ्ते भर बाद जब पिताजी का फ़ोन आया कि भाई अमूमन राजनीति में नेताओं के बच्चों का विरोध रहता है, लेकिन तुमको लोग ढूंढ रहे हैं, तो पिताजी के बुलावे पर मेरी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा वहाँ से शुरू हुई। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? जो स्कूलिंग शुरू हुई वो आचार्य किशोर कुणाल साहब का ज्ञान निकेतन स्कूल शुरू हुआ था, हम लोग फर्स्ट बैच के हैं। उसमें 86 से विधिवत स्कूल में क्या होता है, कैसा होता है, उससे मेरा परिचय ज्ञान निकेतन से हुआ। और फिर वहीं से 10th किया, +2 की पढ़ाई की, BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग करने का अवसर मिला। पहली नौकरी हिंडाल्को में लगी रेणुकूट में, और फिर जब टाटा स्टील जमशेदपुर में नौकरी मिल गई तो जमशेदपुर शहर जाना पहचाना था, तो वहाँ फिर 5 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। युवाओं के बारे में आप कैसे सोचते हैं, बिहार का युवा कैसा हो, कैसे? देखिए, एक तो पोटेंशियल बहुत है, ये मैं इसको मानता हूँ, और भविष्य भी बहुत अच्छा है। मैं 2 चीज़ें आपसे कहूँगा। देखिए, हमारी जो शिक्षा पद्धति रही, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति थी हमारी, और आत्मनिर्भरता की संस्कृति थी। कहीं ना कहीं मैं लॉर्ड मैकाले साहब की शिक्षा नीति से बहुत खुश नहीं रहता, हम सब उसी में पढ़े हैं। लेकिन ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं हमारे अंदर के हुनर को, हमारे अंदर के स्किल को उभरने नहीं देता। वो वही पढ़ाता है जो कोर्स में रहता है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, जो वो फिर आगे जीवन में बहुत काम नहीं आता है। अपने अंदर छुपे प्रतिभा को, अपने पोटेंशियल को समझना चाहिए, और उनके अंदर जो गुण विशेष है उसको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। उनको निश्चित रूप से समाज कल्याण में, घर के निर्माण में, देश निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका भी है, और भूमिका निभाएंगे भी। अच्छा, दिल की बात बताइएगा। आप नेता नहीं होते, राजनीति में नहीं आते, तो क्या करते? मैं ट्रेनर होता और योग ध्यान के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा होता। तो मेरे मन में ये भाव था कि भाई जब कभी कुछ अच्छा हो जाऊंगा तो एक विद्यालय बनाऊंगा, अच्छा विद्यालय बनाऊंगा, जहाँ बच्चों के व्यक्ति निर्माण का, और जहाँ उसको सेल्फ स्टीम जिसका ऊंचा रहे, उसके मन में कभी हीन भावना नहीं आए,
ये काम समाज को करके दूंगा। ये काम में रुचि भी है, खुशी है, विद्यालय का निर्माण भी किया है, और तो इस काम में मैं आगे रहता। राजनीति में आप बड़े ही मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस फील्ड में आपके आदर्श कौन है? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लूँ तो मतलब मुझे लगेगा कि कई लोगों के प्रभाव हैं, और उसमें चूँकि मैं चंपारण का हूँ, महात्मा गांधी जी को पढ़ता रहा हूँ, जानता रहा हूँ, तो उनका भी बहुत प्रभाव है मेरे ऊपर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत प्रभाव रहा है, कर्पूरी जी का बहुत प्रभाव है, लोहिया जी का बहुत प्रभाव है, और मेरे पिताजी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो उनका भी बहुत प्रभाव मेरे ऊपर है। कुछ एकदम निजी जी। पसंद की बात है कि आप फिल्मों का शौक रखते हैं? जी हाँ, रखता हूँ। पसंदीदा फिल्म? प्रहार मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से है। पसंदीदा हीरो? धर्मेंद्र जी को, और फिर अमिताभ बच्चन जी, एवरग्रीन, दो लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कोई गीत जो आपको बहुत प्रभावित किया हो जिसने अपने जीवन में? कि वो बेनाम सी एक जुस्तजू हो अपने दिल से ही गुफ्तगू, तुम्हें छू लिया तो मुझे लगा दिन आ गए हैं करार के, कभी ख्वाब में कभी ख्याल में। स्कूल से भाग करके आपने कोई फिल्म देखी? बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और तेजाब फिल्म है जो हम लोग पहली बार, अनिल कपूर जी की जो फिल्म थी, हम लोग हॉस्टल से बहाना बना कर आए थे, हमारे मित्रों की टोली थी, तो तेजाब फिल्म हम लोगों ने भाग कर देखी। त्रिदेव फिल्म हम लोगों ने बहाने बनाकर, हॉस्टल में रहता था तो वो फिल्में जो है, ये दो फिल्म बहाने बनाकर देखी है हम लोगों ने। तो दिल की बात में आप ऐसे शख्सियत से मिले जो हर दिल अजीज हैं, अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं, राणा रणधीर सिंह। जी हाँ, तो अगली बार हम मुलाकात करेंगे एक अलग शख्सियत से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।